तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और कमाल की वीडियो में। आज एक ऐसी कहानी देखेंगे, साइको सीरियल किलर एक एक करके कई लड़कियों को मारे ही जा रहा है और हर बार वो ऐसी प्लानिंग करता है कि पुलिस गलत आदमी को ही पकड़ लेती है किलर समझ के। एक खतरनाक साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी देखेंगे। तो आज हम देखेंगे ऑपरेशन रावण। इस कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे कुछ तांत्रिक हवन कर रहे होते हैं। इसी के बाद सीन कट करके दिखाया जाता है जहाँ पे एक किलर ने लड़की को किडनैप किया है और उसको शादी का जोड़ा पहना के ज़बरदस्ती चेस खिलवा रहा है। इसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि कुछ काम करने के लिए वो चेयर से उठता है। तभी वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेचारी क्या देखती है कि उसके पैरों को जंजीर से बांध रखा है। इसी के बाद जो किलर के आसपास कुछ ऐसी बुरी एंटिटीज होती है जो कि उसको बार बार कह रही होती है कि तुम्हें इस लड़की को मारना ही होगा। इसके बाद किलर एक बहुत ही बड़ा नाइफ लेके वो लड़की की तरफ बढ़ता है और उसको कहता है कि अब तुम मुझे कभी भी परेशान नहीं कर सकोगी और तुम्हें मुझे पहले भी परेशान नहीं करना चाहिए था। शायद किलर का कोई लड़की से पास्ट रहा होगा और इसके बाद वो उसको काफ़ी बेरहमी से मार देता है और उसकी बॉडी को पॉलीथीन में भी डाल देता है। फिर यहाँ से हमें आनंद नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक न्यूज़ चैनल TV 45 में अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमको दिखाया जाता है आमिनी को, जो कि एक सीनियर राइटर होती है और वो अपने एडिटर के पास जाती है कुछ बातचीत के लिए, जहाँ पे वो जाने के बाद कहती है कि सर मैंने अभी रिसेंटली ही एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जहाँ पे मिनिस्टर के जितने ही इलीगल धंधे और जितने ही काले काम हैं उन सब के बारे में मैंने पता लगा लिया है और मैं अपने TV चैनल के द्वारा लोगों को ये सच्चाई बताना चाहती हूँ। लेकिन कितना भी बुरा काम हो वो कर तो मिनिस्टर ही रहा है ना, वो काफ़ी पावरफुल आदमी था। तो एडिटर भी ये चीज़ सुन के थोड़ा सा तो सोच में पड़ गया और आमिनी को कहता है कि तुम्हें अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये चीज़ को लेके मैं CEO से बात करूँगा और फिर देखते हैं कि वो मानते हैं कि नहीं। लेकिन जब एडिटर CEO से मिलने जाता है तो उसको क्या पता चलता है कि CEO और वो मिनिस्टर दोनों ही काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो ये चीज़ तो कन्फर्म हो ही जाती है कि जो कंपनी का CEO है वो मिनिस्टर के खिलाफ तो जाने नहीं वाला। तो एडिटर को वो कहता है कि तुम अभी आमिनी को मना लो और उसको कह लो कि अभी किसी और न्यूज़ पे ध्यान दे, ये हम लोग नहीं कर सकते। और इसी के साथ तुम एक लड़के को उसके साथ लगा दो जो कि जूनियर ऐसा काम करेगा और हमको सारी ही खबरों के बारे में भी बताता रहेगा कि आमिनी मिनिस्टर के खिलाफ तो नहीं जा रही ना। इसके बाद दिखाया जाता है कि एडिटर अपने आनंद का इंटरव्यू लेता है और उसको जूनियर राइटर की जॉब भी दे दी जाती है और वो हमेशा सीनियर राइटर आमिनी के साथ ही रहेगा। अब ये चीज़ सुन के आमिनी थोड़ा सा तो चौंक जाती है कि इसकी क्या ही ज़रूरत थी, लेकिन सच तो हमको ही पता है कि एडिटर और CEO ने आनंद को आमिनी पे सिर्फ नज़र रखने के लिए उसके साथ जूनियर राइटर की जॉब को दिया है। फिर दूसरे ही पल हमें दिखाया जाता है कि CEO आमिनी को अपनी ऑफिस में बुलाता है और उसको ये कहता है कि तुम ये मिनिस्टर की फाइल मुझे दे दो और मिनिस्टर वाले फाइल पे अभी कोई भी काम नहीं करना चाहिए और एक मर्डर का केस आया है जिस पे तुम्हें काम करना चाहिए। ये सुन के आमिनी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उसको मिनिस्टर के खिलाफ जितनी भी न्यूज़ मिली थी ना वो सब एक्सपोज करनी थी। इसके बाद वो फाइल मांगता है लेकिन आमिनी वो करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे ही पल दोस्तों हमें उसी मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा करप्ट होता है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि वो एक IAS ऑफिसर को मारने ही वाले होते हैं जहाँ पे उसने उनके हित में कोई काम नहीं किया होता, लेकिन वो IAS ऑफिसर काफ़ी हाथ पाँव जोड़ता है। जिसके बाद वो मिनिस्टर कहता है कि अभी छोड़ रहा हूँ लेकिन दूसरी बार नहीं होना चाहिए। जैसा कि सोचा था बिल्कुल ही वैसा ही है। ये मिनिस्टर बहुत ही ज़्यादा अड़ेली खोपड़ी का है और किसी को भी कभी भी मार ही सकता है। फिर दोस्तों कुछ दिनों के बाद पुलिस को जंगल में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है जहाँ पे वो पूरी ही छानबीन करने जाते हैं। तो उनको क्या पता चलता है कि जो किलर था ना जिसने कुछ दिनों पहले वो लड़की को मारा था, जो सीन हमने स्टार्टिंग में देखा, ये वही लड़की है। इसके बाद जीविता नाम की एक बूढ़ी औरत को भी वहाँ पे बुलाया जाता है वो बॉडी को चेक करने के लिए, क्योंकि उसने भी अपनी बेटी की कुछ समय पहले ही मिसिंग रिपोर्ट भी लिखाई थी। लेकिन जीविता वहाँ पे आके देखती है तो ये तो उसकी बेटी होती ही नहीं, मतलब उसकी बेटी अभी भी मिसिंग है। इसके बाद पुलिस वाले इलाके के हर छोटे बड़े गुंडे को बुला लेते और उनको काफ़ी मारते और सच बताने के लिए कहते हैं। काफ़ी मारपीट झेलने के बाद वो गुंडे बता भी देते हैं कि कुछ दिनों पहले एक लड़की का मर्डर हुआ था जिसका मर्डर चंदू नाम के लड़के ने किया था। फिर वो चंदू को भी पुलिस पकड़ के लेके आती है और उसको काफ़ी मारती है। बहुत मारपीट खाने के बाद चंदू सच बताता है कि हाँ मैंने ही वो लड़की को मारा था। इसके बाद पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखाती है जहाँ पे वो सबको ये चीज़ बताती है कि वो लड़की का किलर चंदू था। लेकिन ये चीज़ आनंद और आमिनी भी सुन रहे होते हैं सामने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो दोनों को ये चीज़ बिल्कुल भी सच नहीं लगती क्योंकि ये जो चंदू होता है ना इसके कोई भी फिंगरप्रिंट्स या कोई भी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई जिससे ये पता चल सके कि वो लड़की को इसी ने मारा था। इसके बाद आनंद और आमिनी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं जहाँ पे वो हर एक लड़की के माता पिता से जाके मिलते हैं जिनका मर्डर हुआ था। जहाँ पे जाके उनको ये पता चलता है कि जो भी लड़की का मर्डर हुआ था ना उनका कुछ दिनों में शादी भी होने वाला था और तो और इनकी शादी की डेट्स भी काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आती जा रही थी और किलर इनको मारने के बाद वहाँ पे एक चेस का पीस भी छोड़ के चला जाता है। इसके बाद आनंद और आमिनी जीविता नाम की वो बूढ़ी औरत से भी मिलने जाते हैं जिसकी बेटी का नाम इंदु होता है और वो भी मिसिंग होती है। तभी पे वहाँ पे उसको भी ये पता चलता है कि इंदु की भी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी। तभी हमें इंदु के एक भाई की भी तस्वीर दिखाई जाती है, एक छोटी सी झलक होती है, इतना सा समझ लो। फिर उसी रात को जब आमिनी अपने घर पे होती है ना, तब उसको एक ऐसा आदमी दिखता है जिसके हाथ पे टैटू होता है। आमिनी कुछ कर पाती इससे पहले वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और कोइंसिडेंस कैसा देखो कि उसी दूसरे दिन को जब आमिनी अपने घर जा रही होती है आनंद के साथ गाड़ी में, तब वही आदमी उसको वापस दिखता है जिसके हाथ पे सेम टैटू होता है। तो इसके बाद आनंद उसको फॉलो करने लगता है और जब उस आदमी को शक होता है ना, तब इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा भी होता है और काफ़ी मारपीट करने के बाद आनंद उससे सच उगलवाई लेता है कि वो आदमी मिनिस्टर का था और मिनिस्टर वो अपनी एक्सपोज वाली फाइल आमिनी के घर से चुराना चाहता था, इसीलिए उसने वहाँ पे भेजा था उसके आदमी को। इसके बाद आनंद सीधा उस मिनिस्टर के पास पहुँच जाता है और उसको कहता है कि तुम हमारे बीच में मत आओ, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास बहुत सारे सबूत है। और इसके बाद उसको एक वीडियो भी दिखाता है जहाँ पे मिनिस्टर सीएम के खिलाफ कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा होता है। मिनिस्टर ये चीज़ समझ जाता है कि इनके पास बहुत ही ज़्यादा सबूत है मेरे खिलाफ, मुझे अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए इन लोगों के खिलाफ। इसके बाद पुलिस वालों के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मेरी बेटी 2 दिन से गायब है, आप लोग जल्दी से एफआईआर लिख लो। लेकिन उसी रात को पुलिस वालों को एक लड़की की लाश मिलती है और उसके बारे में ज़्यादा छानबीन करने के बाद उनको ये पता चलता है कि ये उसी आदमी की बेटी है जो कि आज सुबह को ही एफआईआर लिखवाने के लिए आया था। और अब उस आदमी की फैमिली से बात करने के बाद ये पता चलता है कि उस लड़की की भी कुछ दिनों में शादी होने वाली थी और किलर ने उसको तब किडनैप किया जब रात को अपने फ्रेंड्स को कार्ड्स बांटने गई थी अपनी शादी की, और उसके पास भी एक चेस का पीस छोड़ के गई थी। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि वही सीरियल किलर है जो कि लगातार अब तक सीरियल किलिंग्स करते हुए आ रहा था। आमिनी को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि चंदू को पकड़ लिया वो कोई और है और अब सीरियल किलर जो कि असली वाला है वो तो ऐसे ही घूम रहा है और वो लड़कियों को मारे भी जा रहा है। अब यही चीज़ से गुस्सा होकर आमिनी वो लड़की के माता पिता को अपने चैनल पे बुलाती है और एक लाइव इंटरव्यू कर देती है जहाँ पे वो पुलिस की काफ़ी बदनामी करती है। और ये चीज़ को जब पुलिस इंस्पेक्टर देखता है वो काफ़ी आग बबूला हो जाता है और वो वहाँ पे मीडिया हाउस में आके आमिनी से काफ़ी बहस करने लगता है। तब तो वहाँ पे सीईओ वगैरह आके उसको वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन उसके बाद सीईओ एडिटर आमिनी पे काफ़ी चिल्लाते हैं कि ये तुम्हारा खुद का घर का चैनल नहीं है, तुम जो भी मन करे वो ऐसे ही थोड़ी लाइव चला सकती हो, तुम्हें हमें तो पूछना चाहिए कि मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ या नहीं। लेकिन तभी वहाँ पे आनंद आ जाता है और वो अपनी आमिनी के हक में बोलता है कि उसने एकदम ही सही चीज़ की है। और इसके बाद एक बहुत ही बड़ा राज खुलता है मूवी का कि ये जो TV45 मीडिया हाउस है ना, इसका जो मीडिया का ओनर है वो अपना आनंद ही है। आनंद एक छोटा सा वर्कर बन के ये जानना चाहता था कि कंपनी में कौन असली है और कौन नकली और कंपनी में कैसे कामकाज चल रहा है। और इसके बाद एक और राज पता चलता है कि आनंद और आमिनी दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते थे और वो दोनों ही कॉलेज से फ्रेंड्स भी थे और अब उन दोनों की शादी भी फिक्स हो चुकी है और कुछ दिनों में उनकी शादी भी होने वाली है। फिर इसके बाद आमिनी अपनी एक फ्रेंड के साथ कैफ़े में कॉफ़ी पी रही होती है, तभी वहाँ पे पुलिस वाला भी पहुँच आता है जिसने आमिनी से बहस की थी। वो उसकी वहीं से निगरानी भी कर रहा था, वो उससे और झगड़ा करना चाहता था। लेकिन जब आमिनी अपनी गाड़ी निकालने के लिए बेसमेंट में जाती है, वो पुलिस वाला भी उसके पीछे आता है और वो क्या देखता है कि वहाँ पे एक मास्क वाला किडनैपर आ चुका है और वो आमिनी को पकड़ना चाहता है। पुलिस उसको बचाने तो ज़रूर जाता है, लेकिन वो किलर पुलिस को काफ़ी ज़्यादा मारता है और उसको गिराने के बाद उसके ऊपर से गाड़ी निकाल देता है और उस बेचारे पुलिस वाले को वहीं पे वो मार देता है। दोस्तों दूसरी बाजू हम ये देखते हैं कि आनंद भी आमिनी को खोजने की पूरी ही कोशिश कर रहा है, जहाँ पे आमिनी का उसको एक कॉल भी आता है जहाँ आमिनी कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। वहीं पे वो पुलिस की मदद लेता है और उसके फ़ोन को ट्रैक करवाना शुरू कर देता है। लेकिन ये चीज़ बहुत ही जल्द किलर को भी पता चल जाती है और वो आमिनी का फ़ोन उठा के दूसरी गाड़ी में डाल देता है ताकि आनंद डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरी गाड़ी के पीछे पहुंच जाए। आनंद तो उसके पीछे पहुंच जाता है और किलर एक दूसरे ही रास्ते को पकड़ लेता है। फिर जब किलर थोड़ा सा आगे जाता ही है अपनी गाड़ी से तो उसको पुलिस का चेक पॉइंट मिल जाता है। ये चीज़ देख के वो भी घबरा जाता है, लेकिन उसके आगे ही एक ट्रक खड़ा होता है जहाँ पे ट्रक वाले से बात करने के बाद अपनी गाड़ी को वो ट्रक के अंदर चढ़ाता है। लेकिन यामिनी तभी अपना दिमाग लगा के वहाँ पे अपनी रिंग और चूड़ियाँ तोड़ के फेंक के जाती है ताकि उसको कोई भी पीछे से ढूंढने आ रहा हो तो उसके पीछे आ सके। ट्रक तो वहाँ से चेक पोस्ट को पार कर लेता है, लेकिन आनंद वहाँ पे आता है और वहाँ के लोगों से थोड़ी बहुत पूछताछ करता है और उसको आमिनी की ज्वेलरीज भी मिलती हैं जिसकी वजह से वो भी उस रास्ते पे चलने लग जाता है। उसको ट्रक तो दिख जाता है और वो ट्रक पे भी चढ़ जाता है, लेकिन किलर भी जैसे ही आनंद को देखता है ना वो ट्रक का बहुत ही बुरा वाला एक्सीडेंट करवा देता है और ऐसे ही वो आमिनी को वहाँ से ले जाने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो किलर आमिनी को
वहाँ पे बिठाता है अपनी जगह पे और रात होने के बाद उसको एक साड़ी का जोड़ा भी देता है और उसको ज़बरदस्ती कहता है कि जाओ ये जाकर पहन के आओ, और वो अपना मास्क भी उतारता है। और जैसे ही वो मास्क उतारता है ना, हमको क्या पता चलता है कि वो जीविता का छोटा भाई राघव है, जिसको हमने जीविता के घर पे पहले देखा भी था एक छोटी सी झलक में। ये चीज़ देख के आमिनी भी चौंक जाती है और जैसे ही वो अपने कपड़े बदलने के लिए जाती है ना, तो लकीली क्या देखती है कि उसके खींचे में एक ब्लूटूथ भी पड़ा होता है और लकीली वो आनंद से कनेक्ट भी कर जाता है और आनंद को वो सारी ही सच्चाई बता देती है राघव के बारे में, और वो बहुत ही जल्द राघव को ढूंढने के लिए भी निकल जाता है। दोस्तों इसी के बाद जो साइको है ना राघव, हमें उसका पास्ट, उसकी कहानी को दिखाया जाता है, जहाँ पे कैसे वो बहुत ही छोटा था जब उसकी माँ गुजर गई। इसके बाद जो जीविता है उसी ने उसको अपने छोटे भाई की तरह उसको बड़ा किया। जीविता की एक बेटी भी होती है जिसका नाम इंदु है, हमें पहले से पता है, और वो राघव से 5 साल छोटी है। राघव का हमेशा से ये सपना था कि वो इंदु से शादी करे और आगे जाके ये चीज़ सच भी होती है और जीविता ये चीज़ के लिए मान भी जाती है और वो राघव और इंदु दोनों की ही शादी को फिक्स कर देती है। लेकिन कुछ समय के बाद हमें क्या पता चलता है कि इंदु राघव के पास जाके ये कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती। राघव तब तो ये सोचता है कि मैं इसकी खुशी में ही खुश रहूँगा और हाँ कर देता है, और जीविता से ये ना चाहते हुए भी वो राघव ये कहता है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मैं उससे प्यार नहीं करता। लेकिन जिस दिन उन दोनों की शादी होती है ना, उसी दिन जो ये राघव है ये पूरा ही साइको में बदल जाता है। इसको बहुत ही डरावनी सी एंटिटीज भी दिखने लगती है अपने आजू बाजू, और वो ये बिल्कुल भी नहीं देखता कि उसकी बेटी खुश है कि नहीं, और वो बस जीविता की बेटी को मारना ही चाहता था। और इसके बाद वो तुरंत ही जाता है, उसको किडनैप करता है और उसी रात को बेचारी इंदु को मार देता है और वही कंस्ट्रक्शन साइट पे फेंक देता है। और इसी के बाद वो बन जाता है खतरनाक साइको, और जिस भी लड़की की शादी होने वाली होती है उसके कुछ दिन पहले वो उसको उठाता है और उसका काम तमाम कर देता है। और यही चीज़ वो सेम अपनी आमिनी के साथ भी करने वाला होता है। फिर दोस्तों इसके बाद आनंद सीधा जीविता के पास जाता है और सारी ही सच्चाई बताता है। इसके बाद जीविता कहती है कि मुझे पता है राघव कहाँ मिलेगा, और सीधा उसको वो कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके आती है क्योंकि उसके घर के वो बहुत ही पास होती है। जब वो दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं, इसके बाद आनंद आमिनी को बहुत ही आराम से बचा लेता है। लेकिन जो जीविता होती है उसकी बेटी बहुत ही बुरी तरीके से सड़ चुकी होती है, उसकी बॉडी बची भी नहीं होती, ऐसा हाल हो चुका होता है। ये चीज़ को देख के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो एक आयरन रॉड उठा के राघव के आर पार कर देती है। यहीं पे हमारी ये कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों बताओ आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।